हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे हम लोगों ने फार्मेकोलॉजी स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ लिए थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स पढ़ लिए थे एंड रूल्स ऑफ डिफरेंट ड्रग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि हमने ये सोचा है कि जो फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम ADME मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड उसका एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, इसे पूरा पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप एक ही टॉपिक को 2 वीडियोस में कवर करके पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा एंड थोड़ा डाउट एंड उसमें होता है ना कि पूरा अच्छे से समझ में ना आना, कोई ना कोई चीज़ रह जाना, वो हो सकती है। तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे पूरा अच्छे से समझते हैं ना तो आई एम डैम श्योर कि कोई भी डाउट इस टॉपिक पे नहीं रहने वाला है। सो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, पूरी वीडियो फुल देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि फार्मेकोकाइनेटिक्स आपको पूरी समझ में आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है? जब हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़े थे ना इसके, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी ड्रग के साथ करती है, मतलब इन शॉर्ट सिंपली ये है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स। ठीक है, मतलब जो हमारी बॉडी हमारे ड्रग के साथ कर रही है उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। ठीक है, फार्मा मतलब सीधे होता है ड्रग क्या है, एंड काइनेसिस का मतलब होता है कि उसका मूवमेंट क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये है कि यहाँ पे हम ADME पढ़ते हैं। तो ADME में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इसका एड्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक्सक्रीशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारी बॉडी की सारी सेल्स, मतलब हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है एंड सारी सेल्स का जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन से मिलके बना है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी वो बहुत जल्दी अपना काम करेगी। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो बुक के ऑथर है उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि आपकी ड्रग जो है ना वो बहुत सारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करती है। तो क्रॉस करने के लिए वो कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करती है। पहला पैसिव को फॉलो करेगी, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करेगी। ठीक है, फैसिलिटेटेड को फॉलो कर रही है, फिल्ट्रेशन को फॉलो कर रही है एंड एंडोसाइटोसिस को फॉलो कर रही है। अब ये सब क्या होते हैं? तो कुछ नहीं है। पैसिव वाले में सबसे पहले ये है कि ये बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। बाय डायरेक्शनल मतलब होता है कि दोनों, ठीक है, दोनों तरफ जो है डिफ्यूजन होने वाला है मटेरियल्स का। तो उसमें बोला है ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आप 2 कंपार्टमेंट्स हैं, तो 2 कंपार्टमेंट में कंपार्टमेंट A है एंड कंपार्टमेंट B है। तो कंपार्टमेंट A में जो भी कंसेंट्रेशन है वो इधर जाएगा, मतलब अपने हायर से लोअर, और कंपार्टमेंट B में जितने भी कंपोनेंट्स है वो अपने हायर से लोअर में जाएंगे। यहाँ पे कोई एनर्जी भी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए इसका नाम पैसिव है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं वो जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उनसे बहुत इजीली क्रॉस हो जाती हैं पैसिव डिफ्यूजन का फॉलो करके, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी इन दिस प्रोसेस। मेजॉरिटी जो है ड्रग्स इसी से एब्जॉर्ब हो जाती है। क्योंकि देखिए इसका नाम पैसिव है, इसीलिए सिंपल ये समझ में आता है कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। ठीक है, और ज़्यादातर ड्रग्स जो है वो यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर आपका आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव से आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर आपकी एनर्जी यूज होगी। एक्टिव भी 2 तरीके की होती हैं। ठीक है, एक्टिव एक तो प्राइमरी होगी, एक सेकेंडरी होगी। प्राइमरी एक्टिव का मतलब है कि जो भी आपकी एनर्जी यूज हो रही है वो आपकी ATP के हाइड्रोलिसिस की वजह से हो रही है। एंड जो आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होता है कि पहला वाला जो ऑर्गन मतलब पहला वाला जो ड्रग ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके ट्रांसपोर्ट के बाद जो उसके ट्रांसपोर्ट से एनर्जी निकली वो दूसरे वाले सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। फिर आपका फैसिलिटेटेड है। नाम क्या है? फैसिलिटेट, मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो आपके ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है, मतलब आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ पे एनर्जी नहीं यूज होती, यहाँ पे एक कैरियर मीडिएटेड है, मतलब कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब आपका सेल मेम्ब्रेन पे एक कैरियर लगा होगा, एक रिसेप्टर लगा होगा, पर्टिकुलर ड्रग जाएगी, अपने रिसेप्टर से जाके कंबाइन करेगी, उसके बाद फिर उसका जो भी टारगेट ऑर्गन है, टारगेट साइट है, वहां पे जाके काम करेगी। फिल्ट्रेशन का मतलब सिंपली इतना है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लोअर मॉलिक्यूल्स में फिल्टर्ड हो जा रहे हैं, मतलब फिल्टर्स हो रहे हैं ना छोटी छोटी जगहों से। दूसरी चीज ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये जो मॉलिक्यूल का साइज है एंड वेट पे डिपेंड करता है। तो सिंपल जैसे मान लीजिए आपका बॉडी की सेल मेम्ब्रेन्स हैं और सेल मेम्ब्रेन्स में होल्स हैं,
उन होल से अगर छोटे ड्रग्स हैं तो वो इजीली फिल्टर कर जाएंगे, अगर बड़े हैं तो फिल्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपका आता है एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे क्या है, ड्रग जो है वो सेल्स जो है वो वेसिकल फॉर्म करती हैं एंड अंदर ले लेती हैं ड्रग्स को। एब्जॉर्प्शन जो है, जो विटामिन बी ट्वेल्व इंट्रेंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स इन दी गट इज बाय। तो जो आपका B12 इंट्रेंसिक फैक्टर है ना, वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आपने 5 तरीके के पढ़े एब्जॉर्प्शन में, मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अब मेनली जो ड्रग का एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी में आप ड्रग ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हिंडर करते हैं, ठीक है। अभी देखिए फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग किस तरीके की है, तो उसका क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उसके खुद के एब्जॉर्प्शन में हिंडर कर सकता है। तो पहली चीज ये है फिजियोलॉजिकल स्टेट। तो जैसी बात है, अगर आपने कोई ड्रग लिक्विड ली, लिक्विड पहले से ही लिक्विड है, तो वो आपके गट में गई एंड अपने आप से वो एब्जॉर्ब हो गई। अगर वो सॉलिड है तो पहले उसे डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा, तब वो जाके कहीं ना कहीं काम करेगी। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप फिजिकल स्टेट लेते हो तो अच्छा काम करेगी। दूसरा, लिपिड सॉल्युबल है एंड अनआयनाइज फॉर्म है। लिपिड मतलब अभी आप ऊपर पढ़ के आए कि सारी सेल्स जो है वो लाइपोप्रोटीन है, पहली चीज। दूसरी, अगर अनआयनाइज्ड है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन अगर आयनाइज फॉर्म में होती है, मतलब वो आयंस हैं, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। पार्टिकल साइज में सिंपल, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होंगे, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। डिसइंटीग्रेशन टाइम का मतलब ये होता है कि आपने जो भी कैप्सूल ली, जो भी टैबलेट ली, जो भी ली, वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, मतलब छोटे पार्टिकल्स में पहले ब्रेक हो रही है, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब हो रही है। तो जिसका डिसइंटीग्रेशन टाइम ज्यादा होगा वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी। इनडायरेक्टली अगर आप ऐसा बोलो तो आप ये बोल सकते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के। डिसइंटीग्रेशन टाइम ज्यादा होगा उतना कम एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। जितना डिसइंटीग्रेशन टाइम कम होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। फिर डिसोल्यूशन टाइम क्या है, डिसोल्यूशन का सेम यही मतलब है कि जो आपकी ड्रग है ना वो कैसे डिसॉल्व हो रही है, कितना जल्दी डिसॉल्व हो रही है, कितना लेट में डिसॉल्व कर रही है, ये भी सेम चीज। जितना जल्दी डिसॉल्व करेगी उतना जल्दी एब्जॉर्ब होगी। एंड फॉर्मुलेशंस भी हैं कुछ, तो वो कह रहे हैं कि जैसे आपके, हम लोगों ने जब वो पढ़ा था, डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे, तो वहां पे ये था कि जो सॉलिड्स थे, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना सॉलिड्स में टैबलेट्स कैप्सूल सब आ रही थी, तो उसमें ये था कि फाइन पार्टिकल्स ही होते हैं, उनको क्या करते हैं, बाइंडिंग एजेंट के साथ हम मिक्स करते हैं, उसके बाद हम टैबलेट्स एंड अपने कैप्सूल सब बनाते हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि कुछ इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं जैसे लैक्टोलोज, स्टार्च, कैल्शियम, ये सब बाइंडिंग की तरह यूज करते हैं। ये टोटली जो है वो इनर्ट होते हैं, ये कोई भी एब्जॉर्प्शन में काम नहीं करते। जैसे टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन कैल्शियम रोकता है, ये एक एग्जाम्पल है। तो अभी प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अगर आपका आ रहा है ना, आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, वेल एंड गुड होता है, ठीक है। एग्जामिनर भी खुश होता है, उसे लगता है कि बच्चे को आ रहा है। दूसरी चीज, ऐसा क्या है जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन में हिंडर करता है। पहले तो आपने ये देख लिया कि ऐसे कौन सा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है ड्रग की। दूसरी, आप ये देखने जा रहे हैं कि रूट किस तरीके से लेते हैं। तो बहुत कॉमन सी बात है, अगर आपने ओरली लिया तो ड्रग पहले गट में जाएगी, फिर सर्कुलेशंस में जाएगी, फिर काम करेगी। बट अगर आपने कोई डायरेक्ट अपने सिस्टमिक सर्कुलेशंस में ले लिया ड्रग, जैसे इंट्रावेनसली ले लिया, तो वो डायरेक्ट ही चली गई वेन में, ठीक। फिर वेन में गई तो उसके बाद वो डायरेक्ट ब्लड में चली गई, फिर उसके बाद वो टारगेट ऑर्गन पे चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इंट्रावेनस अगर वो ले रहा है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर कोई और रूट होते हैं तो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगी। एंड दूसरी चीज, कोई ऐसी ड्रग है जो आपकी ओरली, मतलब इंटरली जो है वो नहीं हो पा रही है। इंटरली में हमने ORS पढ़ा था ना, अगर कोई भी ड्रग ऐसी है जो आपका ORS मतलब ओरल, रेक्टम एंड सबलिंगुअल में काम नहीं करी, तो आप इसको पार इंटरल मतलब IIT में दे सकते हैं। फिर पीएच एंड हम लोग ने जस्ट पहले क्या पढ़ा था कि जो अनआयनाइज्ड होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो आयनाइज्ड होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते। पीएच का क्या है, जो हाईली एसिडिक होते हैं, इसका एग्जाम्पल हिपारिन है। एंड जो हाईली बेसिक होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ये जो है ये हमेशा आयनाइज फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए ये बहुत पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक, ये आप समझ लीजिएगा। फूड में ये है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके गट में, मतलब स्टमक में फूड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हिंडर हो जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल भी उन्होंने दिए हैं कि फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन, रिफैम्पिसिन एंड लीवोडोपा, इन दोनों के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। कौन करता है? फूड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं ये टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो फैटी मील है, ये जो ग्रिसियोफल्विन जो है
तो जो फैट्स हैं वो ग्रीसियोफिल्मिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे हैं। तो आपने कम वाला भी पढ़ लिया, ज़्यादा वाला भी पढ़ लिया। प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स क्या है, कभी कभी क्या होता है ना कि जो दूसरी ड्रग्स होती हैं वो आपके एब्जॉर्प्शन को प्रॉब्लम कर रही होती हैं। तो वो कौन सी हैं, जैसे कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स में अफेक्ट देयर एब्जॉर्प्शन। एस्कोर्बिक एसिड जो है वो एब्जॉर्प्शन ओरल आयरन का बढ़ाती है। मतलब अगर मान लीजिए आपने कोई एक ड्रग ली, तो जैसे मान लीजिए होता है ना कि कभी कभी डॉक्टर कहते हैं आप ये ड्रग लीजिए एंड इस मेडिसिन के 10 मिनट बाद ये वाली ड्रग लीजिएगा। तो कभी कभी ये होता है कि अगर आप 2 ड्रग एक साथ लेते हैं तो पहले वाली ड्रग जो होती है वो दूसरी वाली ड्रग के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो एस्कोर्बिक एसिड है वो क्या करती है, ओरल आयरन जो आप लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। एंड जो एंट एसिड्स होती हैं वो टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं। एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब जितना एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी विलाइज हैं तो वो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर रीसेक्शन मतलब मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई एंड उसका थोड़ा सा पार्ट कट करके निकाल दिया गया, तो वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि सरफेस एरिया कम हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज में बहुत कॉमन सी बात है, जहाँ से आपकी ड्रग्स एब्जॉर्ब हो रही है, अगर वहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो नहीं होगा ना एब्जॉर्ब ड्रग। तो यहाँ पे ये है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने एब्जॉर्प्शन देखा। एब्जॉर्प्शन में हमारा एक टॉपिक आता है बायो अवेलेबिलिटी। तो अगर या तो आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सीधे फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सप्लेन करिए, तो आपको ADME सब एक्सप्लेन करना है। बट कभी कभी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि बायो अवेलेबिलिटी बताइए। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉर अ गिवन डोज। मतलब अगर आपने कोई एक डोज ली है, लेने के बाद आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर डोज में ड्रग ली, ठीक है, लेकिन वो आपका एब्जॉर्ब होने के बाद आपके सर्कुलेशन में किस मात्रा में पहुंच रही है उसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो वैसे तो क्या होता है, जो आप इंट्रावेनस देंगे तो भाई अगर आपने 10 ml इंजेक्शन लिया एंड 10 ml इंट्रावेनसली डाल दिया, तो लिया भी आपने 10 डाला भी आपने 10, तो वहां पे 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन जब आप बायो अवेलेबिलिटी टर्म यूज करते हो तो सिर्फ आप ओरली ड्रग्स के लिए यूज करते हो। मतलब आपने क्या ड्रग खाई है वो ही आप बायो अवेलेबिलिटी बता पाओगे। जैसे मान लीजिए आपने 500 mg की ड्रग ली, लेकिन वो एब्जॉर्ब हुई, थोड़ी सी मेटाबोलाइज हुई, थोड़ी सी एक्सक्रीट हुई, बट फाइनली जो वो काम कर रही है हो सकता है 500 mg में सिर्फ 400 mg काम कर रही हो, बाकी की 200 mg खराब हो गई, तो वो बायो अवेलेबिलिटी में आते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होता है ड्रग का, जो आपने अभी ऊपर पढ़ के आए थे आप लोग पीछे, एब्जॉर्प्शन में कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये वही है। फिजियोकेमिकल मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आप क्या ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, फिर आप रूट किस रूट से ले रहे हैं, आप ओरल ले रहे हैं, मतलब इंटरल ले रहे हैं कि आप पारेंटरल ले रहे हैं, सिंपल इतना। पीएच एनाइजेशन, जब ज़्यादा पीएच वाला होगा या बहुत कम पीएच वाला होगा या एनाइज्ड होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। फूड, अगर अभी आपने पीछे पढ़ा ना, अगर आप फूड ले रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो फूड के प्रेजेंट की वजह से एब्जॉर्ब नहीं होते। प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, भाई एक दूसरे की ड्रग जो है वो दूसरे के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम कर रही है। सरफेस एरिया, अब मान लीजिए किसी के स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले से ऑपरेशन हो चुका है एंड उसका सरफेस एरिया कम हो चुका है, तो वहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई डिसीज है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, हिपैटिक डिसीज है एंड एंट्रोहिपैटिक। तो आपने ये ऊपर के सारे पढ़े हैं, बट आपने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हिपैटिक डिसीज एंड एंट्रोहिपैटिक साइकिल नहीं पढ़ा। अब आप यहाँ पे ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, ये आता है, ठीक, जैसे बायोअवेलेबिलिटी आता है वैसे ही 2 मार्क्स में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी आता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इन्होंने सिंपल बोला है कि कभी कभी आप क्या करते हैं, आप ड्रग लेते हैं, कभी कभी नहीं, मोस्टली जो आपकी ओरल ड्रग्स है वो आपने ओरली ली, उसके बाद क्या करेगी, वो गट वॉल में जाएगी, गट वॉल में जाने के बाद वो पोर्टल वेन्स में जाएगी, फिर वो लिवर में जाएगी, फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। जैसे यहाँ पे ये ऐसे करके बना हुआ है कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई। उसके बाद क्या होगा, कभी कभी ये पूरा प्रोसेस करने के बाद, ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद ड्रग जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती है, ठीक है, और जब वो इनएक्टिव हो जाती है तब क्या हो जाता है, तब उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब जो उसका सबसे पहला मेटाबॉलिज्म था ना, जो उसको नहीं करना चाहिए था सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले, बट वो मेटाबोलाइज हो गई, तो उस वक्त क्या होता है कि उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। द नेट रिजल्टेड इज डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी। भाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, जब वो पहले ही मेटाबोलाइज हो गई आपके सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, और वो क्या हुई कि मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट हो गई, तो बहुत कॉमन सी बात है, जितना पहुंचना था नहीं पहुंचेगा, और क्या होगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इन्होंने एग्जाम्पल दे के रखे हैं, लिग्नोकेन होता है लिवर में,
एंड आइसोप्रिनालिन जो होता है वो गट वॉल में हो जाता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के, तो बोल रहे हैं कि ड्रग विच अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर एडमिनिस्टर्ड पारेंटरी लिग्नोक्लीज इंटरेस्टिंग। तो बहुत अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा, देखिए क्या था कि जो भी आपके ORS मतलब ओरल रेक्टल एंड सब लिंगुअल लेने की वजह से मेटाबोलाइज हो जा रहे हैं, आप उनको पारेंटरली मतलब IIT मतलब इनहेलेशन, इंजेक्शन एंड ट्रांसडर्मल आप उनको दे दो तो उनकी बायोबिलिटी अच्छी हो जाएगी। दूसरी, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमको क्या है ना कि हमारी बॉडी में 600 mg पैरासीटामोल चाहिए, बट आपने क्या किया, जब आपने 600 mg ली और वो मेटाबोलाइज होने के बाद आपकी बॉडी में सिर्फ 400 mg पहुंची। इसका मतलब ये है कि जो 200 mg का लॉस हुआ है आप उतना बढ़ा के दवा लीजिए। मतलब अगर आपको अपनी बॉडी में 600 mg का काम कराना है तो आप 800 mg वाली पैरासीटामोल खाइए, तब कहीं वो मेटाबोलाइज होके 600 mg बने बचेगी एंड फिर वो बॉडी में आपके काम करेगी। तो कहने का मतलब बस इतना है कि जो आपने ड्रग की डोज चाहिए आप उससे बढ़ा के लीजिए। हिपैटिक डिसीज सबको पता है कि हमारी बॉडी में कुछ भी मेटाबोलाइज होता है वो लिवर में जाके होता है। अगर लिवर में ही डिसीज है तो क्या वो मेटाबोलाइज कर पाएगी या वो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्या है, द रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म दस इंक्रीजिंग द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग दैट अंडरगोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जैसे इन्होंने बोला है प्रोपेनॉल एंड लिग्नोकेन। तो अगर मान लीजिए हेपैटिक डिसीज है तो वो बिल्कुल आपकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम कर देगी एंड फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म भी करा देगी। ठीक, एंट्रोहेपैटिक साइक्लिंग क्या होता है, उन्होंने बोला कि आपने ड्रग ली, ड्रग लेने के बाद क्या हुआ कि वो बाइल इंटेस्टाइन्स में मतलब बाइल से सिक्रीट होती है, बाइल में सिक्रीट होने के बाद इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन से वो फिर से एब्जॉर्ब होती है, फिर लिवर में जाती है, लिवर के बाद फिर बाइल में जाती है, फिर इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर वो सर्कुलेशन में जाएगी, फिर लिवर में जाएगी, लिवर में जाने के बाद फिर बाइल में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी। तो ये जो साइकिल आपकी चल रही है इसको बोलते हैं इंटेरो मतलब अंदर, हिपैटिक मतलब लिवर के ही अंदर और साइकिल चल रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब लगातार कोई भी ड्रग ऐसे सर्कुलेट करती जा रही है तो उसकी वजह से जो ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी है, पहली बात वो बढ़ जाता है, दूसरी बात जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ठीक, जैसे मान लीजिए 4 घंटे काम करना है बट भाई इतनी बार वो सर्कुलेट हो गई है कि उसका काम बढ़ गया। ठीक, तो ये हो गया आपका इंट्रोहेपैटिक साइक्लिंग और यहाँ पे आपका मॉर्फिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन आता है एग्जाम्पल। तो आपने जो एब्जॉर्प्शन पढ़ा ना फार्माकोकाइनेटिक्स का एब्जॉर्प्शन, वो अब जाके पूरा हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सिंपल इतना देखना है कि बॉडी जो आपका ड्रग है वो बॉडी के कौन कौन से कंपार्टमेंट में हो रहा है। तो एक ये हेल्दी पर्सन जो 70 kgs का है उसके लिए एक्सप्लेन किया गया है कि भाई टोटल ब्लड वॉल्यूम है 42 लीटर्स जो आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और उसके बाद प्लाज्मा में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड हाँ, ये जो आपका अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस तरीके से आ सकता है कि भाई टोटल एडमिनिस्टर्ड ड्रग ऑफ द अमाउंट, आपने जितना भी टोटल ड्रग लिया है वो ले लीजिए आप, एंड जो आपका कंसेंट्रेशन है प्लाज्मा में आपको वो ले लीजिए। ये आपका अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। आता नहीं है एग्जाम में, डोंट वरी अबाउट दिस, मेरे में मार्क था तो मैंने बता दिया। अभी देखिए आपका ये आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। ठीक है, तो इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके जर्नल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग कैसे काम कर रही है, कहाँ बाइंड कर रही है। लिखना ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही है, लेकिन ये आपका अलग से क्वेश्चन आएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपका 10 मार्क्स में या 15 मार्क्स में आपका फार्माकोकाइनेटिक्स आता है तो आपका जो टाइम लिमिटेशन होता है ना उस हिसाब से आप एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना समय ही नहीं रहता, आपको और भी तो क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपके पास समय बचता है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बिल्कुल एक्सप्लेन करिए, बट इसको लेके हम एक अलग से वीडियो इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद बिल्कुल डालेंगे। उसके बाद हमारा आता है, हमने ADME पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ लिया, अब हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म में क्या है कि जो केमिकल ऑल्टरेशन होता है ड्रग का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, केमिकल ऑल्टरेशन मतलब मान लीजिए आपने ड्रग एक फॉर्म में ली बट आपके बॉडी में जाने के बाद वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी
जो आपकी मेटाबॉलिज्म है यूजुअली कन्वर्ट हो जाती है लिपिड सॉल्यूबल में एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म में। क्यों? अभी आप पीछे पढ़ के आए थे ना कि जो आपकी लिपिड सॉल्यूबल होती है वो बहुत जल्दी आपकी ट्रांसपोर्ट करती है, नॉन ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है। दूसरी चीज़ जो आपकी अनआयनाइज्ड होती है वो भी हो जाती है, लेकिन आपकी आयनाइज वाली क्या होती है वो डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो वाटर सॉल्यूबल एंड आयनाइज कंपाउंड्स होते हैं ये आपके एब्जॉर्ब नहीं होते, और अगर मान लीजिए बाई चांस कभी ऐसा होता है कि आपने कोई ऐसी ड्रग ली जो पहले से ही आयनाइज्ड फॉर्म में है तो वो उसको अनआयनाइज में नहीं करेगी, ठीक है, वो सीधे क्या करेगी, एक्सक्रीट कर देगी बॉडी से बाहर। तो आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है? लिवर है, ठीक। लिवर जो ही है वो एक ऐसा साइट है जहाँ पे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन और भी साइट्स होते हैं जैसे जीआईटी, किडनी, लंग्स, ब्लड, स्किन, प्लेसेंटा, यहाँ पे भी होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब जो आपका ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन था या मेटाबॉलिज्म था इसको कर रहा था। पहली चीज़ ये है कि एक्टिव ड्रग्स जो है ना वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका एग्जांपल क्या है? फिनोबार्बिटोन जो है वो हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन में, एंड फिनाइटोइन जो है वो पी हाइड्रोक्सी फिनाइटोइन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक्टिव इनएक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा, एक्टिव जो है ड्रग वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रही है, इसमें कोडीन मॉर्फिन में कन्वर्ट हो रही है, एंड डायजेपाम जो है वो ऑक्साजेपाम में हो रही है। फिर आपकी जो है तीसरी क्या है? इनएक्टिव जो है वो एक्टिव में हो रही है। यहाँ पे आपकी लीवोडोपा मतलब डोपामीन है, एंड प्रिडनिसोन जो है वो प्रिडनिसोलोन में हो रही है। तो क्या पढ़ा आपने? पहले आपने ये पढ़ा कि जो एक्टिव ड्रग थी वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो रही थी। दूसरी आपने पढ़ा जो एक्टिव ड्रग है वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रही है। तीसरा आपने पढ़ा जो इनएक्टिव ड्रग है वो एक्टिव में कन्वर्ट हो रही है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ अ ड्रग दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव। मतलब प्रोडक्ट, प्रो मतलब पता चला ना, कोई चीज प्रो कोई पहले आ रही है, तो उन्होंने बोला कि जो आपकी इनएक्टिव ड्रग है वो जो है आपकी एक्टिव मेटाबोलाइट में जो कन्वर्ट होती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम लोग जो ये प्रो ड्रग का एग्जाम्पल देख रहे थे, इसके जो यूजेस देख रहे थे प्रोडक्ट्स के क्या होते हैं, तो यूजेस में ये है कि जो बायोअवेलेबिलिटी होती है ना इसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। जैसे क्या होता है कि आपकी एक ड्रग होती है डोपामीन, ठीक है, वो क्या करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, इसीलिए क्या करते हैं उसको लीवोडोपा के फॉर्म में देते हैं। जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेता है लीवोडोपा, तब वो जाके डोपामीन में कन्वर्ट होता है एंड वो पर्टिकुलरली अपना काम करता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाने का काम होता है। वहाँ पे क्या होता है? आपका फिनोथायाजीन्स होते हैं जो कि उनका कम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। जब उनको एस्टर्स और फिनोथायाजीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, तो यूजुअली वो उनका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाता है। इम्प्रूव टेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन होती है उसका बिटर टेस्ट होता है, इसलिए जब उसको पैलेटेबल करा जाता है ताकि बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियन में जब आप ये क्लिंडामाइसिन का यूज़ कर पाएँ तो बेबीज़ जो हैं वो ईजिली इसको ले सकें। फिर एक स्पेसिफिक साइट डिलीवरी के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, जैसे मिथामाइन है, तो मिथामाइन क्या होता है? उसको फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो कन्वर्ट कैसे होता है? जो एसिडिक पीएच होता है यूरिन सा, ये वहाँ पे कन्वर्ट होता है और उसके बाद यूरिन में जाके यूज़ होता है। जो आपका पाथवे ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म है जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं, वैसे तो अगर आप ये पढ़ते हैं, क्या नाम है इसका, आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो इसमें आपको जो आपके 3 पॉइंट है ना यही मेन इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जामिनर यही आपसे एक्सपेक्ट करता है। बट अगर आप ये पाथवे ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म बता देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें यह है कि आपको मेनली ORHCD मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, आपका साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन पढ़ना है। तो इसमें ऑक्सीडेशन में यह है कि अगर आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं तो वो एडिशन है। इसी को एक और नाम से जानते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर आपका रिडक्शन है जिसमें आप जब ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो, या फिर अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो रिडक्शन बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है किसी भी बड़े कंपाउंड को छोटे में करना, हाइड्रोलाइज मतलब तोड़ना, लेकिन किसके प्रेजेंस में? हाइड्रो यूज़ किया है इसलिए वाटर के प्रेजेंस में। फिर आपका साइक्लाइजेशन है, मतलब ये होता है जो स्ट्रेट चेन होती है ना उसको आप तोड़ के, मतलब तोड़ते नहीं है आप, स्ट्रेट चेन को सिंपल साइकिल में करते हो। और डीसाइक्लाइजेशन मतलब होता है जो आपकी बड़ी साइक्लिक चेन है रिंग फॉर्म में उसको आप स्ट्रेट में करते हो। उसके बाद आपका फेज 2 आता है। फेज 2 में सिंपल इतना है कि जो आपके फेज 1 में आपके कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो पोलर थे वो एक्सक्रीट हो गए थे यूरिन में, बट कुछ ऐसे थे जो लाइपोफिलिक थे, है ना, तो वो क्या करते हैं कि बॉडी में उनका कंजुगेशन रिएक्शन होता रहता है, मतलब लगातार वो रिएक्शन करते रहते हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका ग्लूकोरोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, अमीनो एसिड है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर क्या होते हैं? ये जो कॉन्जुगेट्स होते हैं ये पोलर होते हैं, यूजुअली वाटर सोल्यूबल एंड इनएक्टिव होते हैं। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है कि जो फर्स्ट जो आपका फेज
फेज़ 1 था, वहाँ पे जो भी पोलर वाले हैं वो तो निकल गए, यूरिन से एक्सक्रीट हो गए, बट कुछ ऐसे हैं जो लाइपोफिलिक हैं, ठीक है, तो वो बॉडी में रह जाते हैं और वो आपका कॉन्जुगेशन रिएक्शन करते रहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है ये ड्रग का एक्सक्रीशन। तो ड्रग के एक्सक्रीशन में ये है कि जो भी ड्रग का आपका एक्टिव मेटाबोलाइट निकलता है बाहर, किडनी से निकलता है मोस्टली, बट और भी ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे वो बाइल है, फीसेस है, स्वेट है, सलाइवा, टेयर, मिल्क, ये सारी चीज़ें। फिर आपका किडनी में आता है, तो किडनी में आपकी 3 चीज़ें होती हैं जो पार्टिसिपेट करती है प्रोसेस। पहला है आपका ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, दूसरा है पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, एंड आपका तीसरा जो है वो है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो आपका किडनी से कितना ड्रग एक्सक्रीट हुआ वो एक चीज़ से देखा जाता है, वो क्या होती है, आपकी होती है रेट ऑफ रीनल एक्सक्रेशन, मतलब एक्सक्रीशन रेट, मतलब जो आपका किडनी से निकला वो कितना है, जो आपका रेट ऑफ फिल्टरेशन है मतलब ग्लोमेरुलस का वो, फिर जो आपका रेट ऑफ सिक्रीशन है वो, आप इन दोनों से माइनस कर देंगे रीअब्जॉर्प्शन से। अब इसको समझे कैसे, जैसे मान लीजिए 2 चीज़ें निकल रही हैं, ठीक, आपको जो निकालना है वो कॉमन फिल्ट्रेशन निकालना है। किडनी फिल्टर तो कर रही है बट थोड़ा सा एब्जॉर्ब अपने आप में रीअब्जॉर्ब भी कर रही है थोड़ी सी ड्रग को, तो आप क्या करेंगे, जो नेट सिक्रीट हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, उसमें से जो एब्जॉर्ब्ड है आप उसको निकाल लेंगे, तो आपका नेट रीनल फिल्ट्रेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखेंगे, तो यहाँ पे ये है कि जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना फिल्ट्रेशन एक्सटेंड हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी, जो आपके अनबाउंडेड ड्रग है प्लाज्मा में। अब अनबाउंडेड ड्रग क्या है प्लाज्मा में, अभी आपकी नेक्स्ट लेक्चर हम यही वाली बनाने वाले हैं कि जो आपकी ड्रग बाइंडिंग है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है, वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसकी अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ में अच्छा है। फिर उसके बाद आपका पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ पे इन्होंने 2 तरीके से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका पीएच होता है ट्यूबुलर फ्लूइड्स का वो है, जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है ये मेन फैक्टर होते हैं। अब ये 2 तरीके के होते हैं। अगर आपकी वीक एसिड है तो वीक एसिड जो है वो अनआयनाइज में होगी, वो बॉडी में बार बार रीअब्जॉर्ब होती रहेगी, इसीलिए यूरिन को, क्योंकि ये एसिडिक ड्रग्स थी ना, वीक एसिडिक, इसीलिए यूरिन को क्या करते हैं, अल्कलाइन बनाते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपकी वीक एसिड जो है वो आयनाइज्ड हो जाती है एंड सिक्रीट हो जाती है। सेम फंडा आपका इसमें है कि अगर मान लीजिए कोई वीक बेसिक है तो भी वो अनआयनाइज्ड रहेगी, बॉडी में बार बार रीअब्जॉर्ब होगी, तो क्योंकि ये वीक बेस है तो आपको यूरिन को क्या करना होता है, यूरिन को आपको एसिडिक बनानी होती है, तो वहाँ पे आप विटामिन सी यूज़ करते हैं, ठीक। फिर आपका आता है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशंस, तो इसमें ये होता है कि ये कैरियर मीडिएटेड एक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, यहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन जो ये एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशंस होते हैं ना, ये या तो कोई भी पीएच हो या कोई भी फॉर्म हो, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये अपने ही तरीके से चलता है, मतलब एनर्जी लेगा, उसके बाद एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशंस करता रहेगा। उसके बाद ना आपका आता है ये लंग्स में से भी होता है सिक्रीशन। तो कैसे होता है, जब हम लोगों ने ड्रग्स पढ़े तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे कि अल्कोहल या वोलाटाइल ड्रग्स जो भी ली जाती है वो हम लोग डायरेक्टली इनहेल करके लेते हैं तो वो लंग से हो जाएंगी। फेसेस में जो है वो परगेटिव, जैसे सिना, कार्सरा जो है, कैस्कारा, ये वाली ड्रग्स निकलती हैं। बाइल में जो है आपकी टेट्रासाइक्लिन्स होंगी। स्किन से आपके मेटल्स जैसे आर्सेनिक है, मरकरी है, ये निकलते हैं। सलाइवा में जो है ना पोटेशियम आयोडाइड हो गया, मेट्रोनिडाजोल्स हो गया, लिथियम, ये सब निकलते हैं। मिल्क में क्या होता है कि मोस्टली कुछ ड्रग्स मिल्क से भी निकलती हैं, तो क्या होती है कि वैसे तो यूजुअली जो निकलती हैं ड्रग्स से, तो जो बेबी फीडिंग मदर्स होती हैं उनको कोई दिक्कत तो वैसे नहीं होती, बट जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे पेनिसिलिन्स होती हैं, एरिथ्रोमाइसिन्स होती हैं, ये सेफ होती हैं, है ना, ये अगर मिल्क से सिक्रीट हो रही है तो बेबी को प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका अम्योडेरोन जो है ये मदर ले रही है तो उस वक्त फीडिंग मना कर दी जाती है, ठीक। तो ये आपका एक्सक्रीशन हो गया। और उसके बाद ये आपका जो फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर है ना, ये वाली वीडियो हम नए लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है। तो आज जो आपने पढ़ा वो आपने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, जो अभी आपने पढ़ा। फिर रही बात आपकी इसकी कि क्या कहते हैं इसको, जो पढ़ा है आपने, मैंने जो छोड़ दिया है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाली चीज़, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डैम श्योर हम उसे अपलोड करेंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो आज का थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो और आपको
आपको अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इसको अच्छे से पढ़िए। और अगर आपने लास्ट लेक्चर हमारा नहीं देखा है जो रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आई बटन पे क्लिक करके जाके आप उसको विजिट करिए। और तब तक के लिए अपना